अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा। तो ये क्या आएगा नीचे 14 + 1 क्या आता है 15 आएगा। ठीक, और क्या है यहाँ पे 3 × 16 वो कितना आ जाता है, वो आता है 63 यूनिट्स यानी यू। ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो हम यू के टर्म्स में निकालते हैं। एटॉमिक मास आप लोगों को पता है आप कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास पता है कैसे निकालते हैं? किसी को पता है एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? देखो मैं आपको एक ट्रिक बोलती हूँ इस एटॉमिक मास की कैसे निकालते हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता है, तो रेस्पॉन्ड आया होता। मॉलिक्यूलर मास हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा। देखो हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, जो बाकी सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है ना, तो 8 को डबल करो वो आएगा 16। ठीक है, ये है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 जो है उसका डबल करना है, 6 + 6 कितना आएगा 12, ये है इसका एटॉमिक मास। क्लोरीन जो है उसका आता है 35.5। आपको याद रखना क्लोरीन और हाइड्रोजन का है 1, क्लोरीन का 35.5। बाकी जो भी आपके पास जो एटम्स आएंगे उनको क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर को डबल करना है आपको, तो आपको निकलेगा एटॉमिक मास। एक ट्रिक है। ठीक है, और एटॉमिक मास भी कैसे बराबर होता है, मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम यानी C12 एटम। उसको भी क्या करते हैं हम, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, यू यूनिफाइड मास हम लिखते हैं वहां पे यू। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी हम क्या बोलते हैं कि जो मास होता है, रिलेटिव मास होता है एटम का, एज अगर हम ऐसे देखेंगे जो मास होता है एटम्स का वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, वो होता है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, अगर हम देखेंगे 24, ठीक -24, तो वहां पे क्या होता है आप देखो, आप लगाओ 0 पॉइंट, आप 24 जीरोस लगाओ, उसके बाद एक डिजिट लगाओ, तो कितना छोटा है ये इस मास का, मतलब अगर हम वहां से देखेंगे मास वो कितना छोटा आ रहा है हमारे पास, बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, तो एटॉमिक मास जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव टू जो C12 का मास होता है। ठीक, उसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं, जो 1/12 मास होता है कार्बन 12 एटम का, वही होता है एटॉमिक मास। अब आया आपको समझ कैसे निकालते हैं, समझ आया? मैम एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। एटॉमिक मास, यस मैम। ठीक है। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने आपको बोला कि जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत बहुत स्मॉल होता है, या अगर आप मॉलिक्यूलर मास भी देखोगे वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, 10⁻25 ऑर्डर का होता है वो। तो अगर आप लगाओगे 0 पॉइंट, सपोज 0 पॉइंट, अब आप लगाओ 24 जीरोस, ठीक 24 जीरोस आप लगाओ, तो वो कितना छोटा आता है, स्मॉल, यानी जीरोस में आ रहा है वो हमारे पास इसका मास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको इस एक्चुअल वे नहीं कर सकते ऐसे, तो हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं है किसके टर्म्स में, जो कार्बन 12 का मास होता है उसके टर्म में। यानी क्या होता है, वो जो मास होता है उस एटम का, वो उसको हम कंपेयर करते हैं जो मास होता है एटम ऑफ कार्बन 12 का। ठीक, तो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कि कितने टाइम्स जो एटम है सबस्टेंस का वो हेवियर है देन किससे, 1/12 जो मास है कार्बन एटम का। यानी जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो बराबर है मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12 एटम। जो कार्बन होता है, आप देखो कार्बन जो होते हैं इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, C12 होता है, C13 होता है, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यहाँ पे कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम C12 वाला आइसोटोप लेते हैं। ठीक, और जो एटॉमिक मास होता है, ये चाहे मॉलिक्यूलर मास की बात करें, हम इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यू से, क्या यू लगाते
निकालते हैं हम। मैं आपको अभी एग्जांपल्स दूंगी कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, कैसे हम यू लगाते हैं लास्ट पे, और यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी नाइट्रिक एसिड की एग्जाम्पल दिखाई, मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड का आप दिखाऊंगी, आपको उससे ज्यादा समझ आएगा। और मैंने क्या बोला, ट्रिक कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का हम लेते हैं 1 के बराबर, क्लोरीन का लेते हैं 35.5, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके पास है, चाहे आपके पास कार्बन हो ऑक्सीजन हो, तो कार्बन का एटम नंबर क्या है, 6 है, 6 को डबल करो क्या आएगा, 12, इसका एटम मास 12 आएगा। ऑक्सीजन का एटम नंबर 8, इसको डबल करो 16, तो ये इसका एटॉमिक मास है। आया समझ? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम एटॉमिक मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या, मैंने आपको बोला ये सम होता है एटॉमिक मासेस का, जो सबस्टेंस हमारे पास, जो कंपाउंड हमारे पास है, उसमें कितने एटम्स है उनका सम होता है, उनके एटॉमिक मास का ये सम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड है मेरे पास, ठीक। सल्फर जो होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर का, बोलो। 16 16 होता है। एटॉमिक नंबर नहीं पता आपको? यस मैम 16 होता ठीक, तो 16 को डबल करेंगे क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 2 करोगे कितना आएगा, 32। एग्जैक्टली तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या आएगा सल्फर का, 32, प्लस करो 32। ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 इंटू 2 16, 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। आया समझ? जी मैम। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आपको आएगा आराम से कैलकुलेट करना, ठीक है ना, इतना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, कि दिखाने की जरूरत है। देखो फिर से मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी, देखो 32, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 वो भी आता है 32, 32, 32 कितना आता है 64, और लास्ट पे हम यू लगाते हैं, इस यू से हमें पता चलता है ये इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, ठीक है, यानी इसके यू के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज की फॉर्मूला, राइट। ठीक, यहाँ पे अगर हम कार्बन का देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12, ठीक, लेकिन कार्बन कितने नंबर है, 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन कितने हैं 12, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है, और कितने ऑक्सीजन है 6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है, वो आता है 180 यूनिट्स, ठीक है, तो ये निकला इसका मॉलिक्यूलर मास। तो अब अगर आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप आराम से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, यानी आपको क्या करना है, आपको खाली उस कंपाउंड की तरफ देखना है, उसमें एटॉमिक मास लिखने है, उसमें कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक, मल्टीप्लाई करना है, और आपको जो वहां से आंसर निकलेगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ आया? यस समझ मैम। आया सबको? अब देखो, कोई भी, मैंने आपको परसों पढ़ा था, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन होता है। मॉलिक्यूल में आपको मैंने बोला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं एक बीकर लूंगी, सपोज से मेरे पास बीकर नहीं कोई भी सिलेंडर में लूंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली गैस होता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर कोई यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, ये मैंने आपको कल भी बोला था, इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मास है, हम मॉलिक्यूलर, जो मैंने अभी तक आपको दिखाया मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फॉर्मूला से निकालते हैं, आराम से उसको हम वहां से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है इसमें एक ही डिफरेंस है,
मॉलिक्यूलर मास जैसे हम निकालते हैं ना, सम करते हैं एटॉमिक मासेस का, वैसे हम फॉर्मूला यूनिट मास में भी क्या करते हैं, सम करते हैं उनके एटॉमिक मास का। लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास लगता है खाली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी जिसमें आयंस है। आयंस मतलब जिसमें कैटाइंस और एनाइंस है, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूंगी, NaCl, Na क्या होता है, पॉजिटिव, क्लोराइड होता है नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है ये ऐसे होता है, यहाँ पे अगर सोडियम है, क्लोरीन जो होता है ये बड़ा होता है ऐसे, यहाँ पे एक और क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे एक और सोडियम पॉजिटिव, ठीक ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव या क्लोरीन नेगेटिव। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये ऐसे होते हैं, ठीक। मैंने आपको जो सिंपल जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड दिखाया वो कैसा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मैंने आपको दिखाए, कार्बन डाइऑक्साइड हर कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसे अलग अलग होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वहां पे। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड का जो हमें मिलता है कंपाउंड जो है वो हमें इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम एक यूनिट लेंगे, एक यूनिट का मतलब अगर हम खाली एक सोडियम और एक क्लोरीन लेंगे, ठीक, तो ये होता है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। ये हमें एक फॉर्मूला यूनिट मिलता है। फिर इस फॉर्मूला यूनिट का अगर हम मास निकालेंगे उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है किसी सबस्टेंस का, वो सम होता है उसके एटॉमिक मासेस का, उसमें जितने भी एटम्स है, किसमें, लेकिन फॉर्मूला यूनिट में। क्या है ये हमने निकाला, एक फॉर्मूला यूनिट निकाला। तो इसका जो हम मास निकालेंगे, मास कैसे हम निकालेंगे, अगेन जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, सम ऑफ एटॉमिक मास जो होंगे इसमें, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकालूंगी अभी NaCl का, इसी एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, NaCl है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास में थोड़ी बहुत वेरिएशन, जो मैंने आपको ट्रिक दिखाई थी कि हम क्या करते हैं, हम इसको डबल करते हैं, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 आता है, स्लाइड डिफरेंस से एक यूनिट से, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है। ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा था एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, प्रीवियस जो आपने हाफ पढ़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्यों नहीं आता है। फिर भी क्लोरीन का मैंने क्या बोला था, 35.5 आता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, फॉर्मूला यूनिट मास 58.5 आ जाएगा। और इसको भी हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यूनिट मास हम खाली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, याद रखना। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है ना। तो इसका एटॉमिक मास डबल होगा, 40 होगा, प्लस क्लोरीन का मैंने बोला था 35.5 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहां से क्या आएगा आंसर, हमें 111 यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा निकला इसका फॉर्मूला यूनिट मास। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। यस मैम। तो अब देखो ऐसे हम और एग्जांपल्स लेते हैं। आप फिर भी क्या करना, आप थोड़ी बहुत बुक पे आप नजर देना इस एटॉमिक मास को, क्योंकि आपका अगर एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जिंक ऑक्साइड का कैसे हम निकालते हैं। जिंक का जो एटॉमिक मास है वो 65 आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का मैंने आपको क्या बोला था, 16, यानी 8 + 8 16। तो 16 आता है, कितना आएगा, 65 + 16 वो 81 आता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास 81 यूनिट्स है, ठीक। क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होता है ये भी एक आयोनिक कंपाउंड होता है। तो ऐसे हम निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पे दो और कंसेप्ट्स आते हैं, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मैंने आपको बोला जो एटॉमिक मास है वो हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास भी हम यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो, अब अगर हमने क्या किया, जो एटॉमिक मास है हमारे पास जो हमने लिया था किसमें, यूनिट्स में, हम वहां पे क्या करेंगे, हम यूनिट को रिप्लेस करेंगे ग्राम से। किससे, ग्राम से। तो वो होता है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। किसी
भी एटम का जो होगा, कोई भी एलिमेंट हमारे पास जो होगा, हमने अगर उसका मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में लिया तो वहां पे हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक, किसी भी एटम का, चाहे आयन का, चाहे किसी भी एलिमेंट का, अगर हमने उसका मास एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ ग्राम, हम बोलते हैं इसका ग्राम एटॉमिक मास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका, वो आएगा 1 g, यानी खाली हमें u को रिप्लेस करना है g से। जब हम ग्राम्स के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और एक बात, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर मास जो होता है उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सिंपल, मॉलिक्यूल हो चाहे कंपाउंड हो, जब हम उसके मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ किस में, ग्राम्स में, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको दिखाया था नाइट्रिक एसिड का हम निकालते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखेंगे उसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, 44 यूनिट्स। तो जब हम यूनिट को रिप्लेस करेंगे जी से, 44 g, तो ये क्या आएगा, ये आएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलार मास ही बोलते हैं। तो क्या होता है, जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जब हम मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तब हम बोलते हैं वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है किसी एटम का, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को, और इन दोनों को क्या हम बोलते हैं, मोलार मास बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मोलार मास। अब देखो जो ये मोलार मास होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ किस में, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि जो ग्राम होता है वो एटॉमिक मास में लगता है, ग्राम एटॉमिक मास में लगता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लगता है। लेकिन जब हम मोलार मास की बात करते हैं वो होता है सेम, खाली यूनिट्स चेंज होता है वहां पे, यानी वहां पे ग्राम पर मोल लगता है। ये जो MOL है ये आप अभी पढ़ोगे आगे, ये होता है मोल। मोल जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ MOL, हम खाली लिखते हैं। ठीक है, मास का ग्राम पर मोल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक, इसका जो एटॉमिक मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 यूनिट्स है। इसका क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम। अब मोलार मास क्या आएगा इसका, इसका मोलार मास आएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ आया। खाली हम यूनिट्स चेंज करें, यानी हम एक्सप्रेस जैसे करते हैं इनको, खाली हम वो यूनिट चेंज करें, बाकी जो इनका मास है वो सेम रह रहा है। आप देखो, समझ आया स्टूडेंट, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जी Yes, मैम। ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है, नो मैम। अगर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बोलो, मैं फिर से समझाऊंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूंगी, HNO3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी हाइड्रोजन जो है इसका मैंने अभी निकाला, जो मेरा ये था मॉलिक्यूलर मास कितना निकला था इसका, 63 यूनिट्स निकला था। ठीक है, तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे 63 ग्राम आएगा। अगर हम देखेंगे इसका मोलार मास वो क्या आएगा, 63 ग्राम पर मोल आएगा। तो अब आपको निकालना आएगा, अगर आपको देखो, पहले तो मैंने आपको दिखाया मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट कंपाउंड, जो उसमें एटम्स में जो एटम्स है उसके वहां पे उनको सम करना उनके एटॉमिक मासेस का, तो निकलता है मॉलिक्यूलर मास, वो हम यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। सीधे हमें ग्राम लगाना है अगर पीछे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर पीछे यूनिट होगा ग्राम पर मोल, तो वो आएगा इसका मोलार मास। ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो, अब हमें पता है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है पिछले वाले पोर्शन में पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एक डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सबस्टेंस के, वो रिएक्ट करते हैं एक डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल दूसरे सबस्टेंस के और बनाते हैं हमारे पास एक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वाटर की एग्जाम्पल दूं, ठीक है, H2+O2 हम बोलते हैं, वो आता है वाटर। यहाँ पे क्या है, 2H2 + O2 क्या देगा हमें,
2H2O। इसका मतलब क्या है, 2 मोल जो है, यानी जो आगे ये लगा रहे इसका मतलब है मोल्स है ये, ठीक। यानी 2 मोल जो होते हैं या 2 मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स पहले हम बोलेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के वो रिएक्ट हो रहा है, जब इसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, ये आपको पता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहे हैं हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक। ये आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जो इसका आगे वाला हिस्सा है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको बोला, एक सेकेंड, अभी तक मैंने आपको बोला कि जो मोलार मास होता है वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही होता है एटॉमिक मास जो मैंने आपको देखा। तो अब देखो, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। यानी अगर मेरे पास, मुझे एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हाइड्रोजन की बात आ रही है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये जो ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने नंबर लिखा है, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NO से, छोटा जो O नीचे लगाते हैं सबस्क्रिप्ट में वो। तो ये होता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, या कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ ये जो होंगे एटम्स होंगे, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 ग्राम, ठीक। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैंने बोला पहले ही मोलार मास क्या होता है, वही होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो मोलार मास जो होगा वही ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास यानी अगर एक एटम है, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, अगर ये एटम मेरे पास है, इसका जो मोलार मास होगा वही इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोलूंगी इसमें कितने होंगे, वो बराबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, समझ आ रहा है। और वो किसके बराबर होता है, वो मास होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का, ठीक। अगर हम बोलेंगे, चाहे हम मॉलिक्यूल बोले, मोल बोले, यानी जो मैंने अभी आपको बोला 2H2 जब रिएक्ट करता है, वो जो 2 थे वो 2 मोल्स थे, वो जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल उसका, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, वो मास होता है उसके 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का। यानी मोलार मास किसके बराबर होता है, अगर हम मोलार मास बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, किस में, मोल्स में हम बोलेंगे, तो मोलार मास जो होता है किसी भी कंपाउंड का, चाहे हो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हम बोलेंगे एटम का, वो बराबर होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सबस्टेंस, ठीक। उसका जो 1 मोल है उसका मास कितना है, वो हमें मोलार मास से पता चलता है। तो क्या बोला मैंने, मोलार मास जो होता है किसके बराबर होता है, मोलार मास जो होता है वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सबस्टेंस, ठीक। अब देखो मोल क्या होता है, मोल का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी, मोल होता क्या है। लेकिन मोल क्या होता है हमारे पास, अगर हमें, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी H2 प्लस O2, लेकिन 2H2 मैंने बोला आपको, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये जो ये 2 है इसी को हम बोलते हैं मोल्स, या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अब जो मास होगा हमारे पास 1 मोल का, सपोज इसका जो 1 है आगे लगा है, ये मेरे पास ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, मैंने आपको मॉलिक्यूल एटम्स के बारे में परसों कल क्लियर किया था सब कुछ, कल क्या क्या होता है वो। तो अब देखो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके आगे 1 है, तो इसका मतलब ये 1 मोल है ऑक्सीजन का। तो ये जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, इसका मास किसके बराबर होगा, मोलार मास इसका किसके बराबर होगा, जो कि इस O2 का निकलता है हमारे पास। O2 का कितना निकलता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32, यानी 32 इसका आएगा मोलार मास, ठीक है। और 32 ही इसमें जो नंबर, अगर हम देखेंगे अब जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे 1 है, तो 1 मोल जो होता है यहाँ पे वो बराबर है किसके बराबर है, मास उसका 32 ग्राम के बराबर है, ठीक है, समझ आया। तो अब टाइम खत्म होता है, इतना आप लोगों को समझ आया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है,
इसमें रहता है नंबर ऑफ मोल्स, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आप आज क्या करोगे, एक तो जो मैंने आपको बोला पहले ही करने के लिए कि आपको निकालने हैं उनके जो फॉर्मूला वगैरह निकालने हैं आपको। दूसरा बचता है, आप क्या करोगे आज, आप एक तो नाइट्रिक एसिड का मोलार मास निकालोगे, मैंने आपको दिखाया भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे, या आप क्या करोगे, आप निकालोगे C12H22O11 जिसको हम सक्रोज बोलते हैं। ठीक, इसका आप निकालोगे सल्फर डाइऑक्साइड, इनका आप मोलार मास निकालोगे। क्या निकालोगे, मोलार मास, जो मैंने आपको दिखाया। मोलार मास क्या होता है, वही जो आप मॉलिक्यूलर मास, खाली यूनिट्स में डिफरेंस आता है।